नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में इस साल भी नहीं बिकेंगे फटाके, सरकार ने पूरी तरह लगा दिया बैन। जी हां दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में हवा की क्वालिटी में संभावित गिरावट को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के फटाकों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के फटाकों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा फटाकों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। वैसे दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि इस साल दिवाली 4 नवंबर को आने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली या अमेठी से मैदान में उतरने की है तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली सदस्य होगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रियंका गांधी से कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को यूपी में नई ताकत मिलेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ब्रीजिंग ट्रायल्स को मंजूरी, अक्टूबर में हो सकती है उपलब्ध, 750 रुपए रहेगी कीमत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी SEC ने सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को फेज 3 ब्रीजिंग ट्रायल्स को अप्रूवल दे दिया है। यह ट्रायल्स 1 आध महीने में पूरे हो सकते हैं, जिससे अक्टूबर में स्पुतनिक लाइट लगाने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह वैक्सीन शुरुआत में सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 750 रुपए रखी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की इजाजत मांगी थी। कंपनी ने वैक्सीन को लेकर सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और एफिकेसी डेटा जमा किया है। इसके बाद SEC ने उसे ब्रीजिंग ट्रायल की इजाजत दे दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह जाने वाले हैं अमेरिका। 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस असेंबली में देंगे भाषण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका की यात्रा की थी। तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुडसन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। क्वाड नेताओं की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में मुफ्त और समावेशी हिंद प्रशांत अफगानिस्तान संकट सहित विश्व की समसामयिक चुनौतियों पर चर्चा की जाने की संभावना है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री 24 सितंबर को अमेरिका के वाशिंगटन DC में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेलीकॉम सेक्टर को सरकार से बड़ी राहत, 100% FDI को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद टेलीकॉम सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI मंजूरी दे दी गई है। यह निवेश
ऑटोमेटेड रूप से लिए जा सकता है। इसके अलावा भी सुधार के मकसद से कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बकाया पर 4 साल के मोरेटोरियम को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें ब्याज देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना काल के दौरान टेलीकॉम सेक्टर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी, क्योंकि इस दौरान डाटा की खपत, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और वर्चुअल मीटिंग में बढ़ोतरी हुई थी। चुनौती के इस वक्त में भी सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कुछ कंपनियां आर्थिक बोझ के तले दब गई थी, जिन्हें सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद थी। अब जो सुधार किए जा रहे हैं, उससे आने वाले दौर में ब्रॉडबैंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 2000 की जगह अब 4000 रुपए देगी सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से लाखों परिवार टूटकर बिखर गए। कई बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं। ऐसे बच्चों की मदद के लिए सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत बच्चों को 2000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अब सरकार इस रकम को बढ़ाकर 4000 रुपए करने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट अगले कुछ हफ्तों में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ऐसे बच्चों को 2000 रुपए की सहायता राशि के साथ पढ़ाई लिखाई और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस स्कीम के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। मामले के जानकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे अनाथ बच्चों को मिलने वाले स्टाइपेंड को 4000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन 13 सीरीज के 4 मॉडल हुए लॉन्च। 6 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक काम कर सकेंगे। शुरुआती कीमत है फोन की 70,000 रुपए। जी हां दोस्तों, एप्पल ने मंगलवार को देर रात अपने कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग वर्चुअल इवेंट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। इसमें आईफोन 13 सीरीज के साथ नया एंट्री लेवल आईपैड मिनी, एप्पल वॉच सीरीज 7 भी शामिल है। एप्पल ने अपने नए आईफोन को पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा एडवांस बनाया है। भारत में आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 की बिक्री 24 सितंबर से शुरू होगी। वहीं आईफोन 13 प्रो की बिक्री 30 अक्टूबर से और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनू सूद के घर पहुंचा आयकर विभाग। बॉलीवुड एक्टर से जुड़े 6 जगहों पर किया सर्वे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग ने आज सर्वे किया है। आयकर विभाग की टीम सुबह सोनू सूद के आवास पर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने सोनू सूद से जुड़े 6 जगहों का सर्वे किया। हालांकि कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133A के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले सर्वे यानी कि खातों के अवलोकन के अभियान में आयकर अधिकारी केवल व्यवसायिक परिसरों और उससे जुड़े परिसरों में अवलोकन करते हैं। हालांकि अधिकारी दस्तावेज जब्त भी कर सकते हैं। सोनू सूद खुद कोरोना काल की शुरुआत के बाद से लोगों की मदद के लिए काफी मशहूर हुए हैं। कड़े लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाना हो या किसी बीमार के पास दवा पहुंचानी हो, सोनू सूद ने इस काम को बखूबी किया है। सोनू सूद के इस कदम की खूब तारीफ भी होती रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 संदिग्ध आतंकवादी 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए। कानपुर में छापेमारी है जारी। जी हां दोस्तों, गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकवादियों में से 2 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। कोर्ट ने दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जिन 2 संदिग्धों को रिमांड पर भेजा गया है, उनके नाम जिशान और आमिर हैं। इनके साथ ही उबैदुर रहमान और हुमैद की पुलिस को अभी भी तलाश है। पुलिस इन संदिग्धों को आगे की जांच के लिए प्रयागराज लेकर जा सकती है। इससे पहले 4 आतंकवादियों को आज तड़के कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। दोस्तों, पुलिस ने आज दोनों को कोर्ट में पेश करते हुए दलील दी कि इस मामले में अभी गहनता से जांच करनी है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूरे मामले के तार सरहद पार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आतंकी पाकिस्तान भी जा चुके हैं। इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में ही होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने कहा है कि इन आतंकवादियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क के नए आतंकवादियों की भी तलाश की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा उसे आतंकवादियों के खुलेआम समर्थन के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन, प्रशिक्षित फंडिंग और हथियार देने के लिए जाना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकवादी भी शामिल है।
है। पाकिस्तान राजकीय नीति के तौर पर खुलकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। हमारे देश के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रोपोगेंडा का प्रचार करने के लिए परिषद की तरफ से दिए गए मंचों का दुरुपयोग करना पाकिस्तान की आदत बन गई है। भारत ने कहा कि मानवाधिकार परिषद पाकिस्तान की तरफ से उसके सरकार के द्वारा किए जा रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिशों से अवगत है, जिसमें उसके कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल है। प्रासंगिक बहुपक्षीय संस्थान आतंकी वित्त पोषण को रोकने में उसकी विफलता और आतंकी संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की कमी पर गंभीर चिंता जताते हैं। पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की हजारों महिलाओं और लड़कियों का जबरन अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए रिकॉर्ड हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स 476 अंक उछलकर 58,723 पर हुआ बंद। निफ्टी 17,519 के पार। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 476.11 अंक यानी कि 0.82% तेजी के साथ 58,723.20 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 139.45 अंक यानी कि 0.8% की तेजी के साथ 17,519.45 पर बंद हुआ। आईटी, पावर, पीएसयू बैंक शेयरों में आज बढ़त रही। बीएसई पर आज एनटीपीसी, भारती एयरटेल, टाइटन, एचसीएल टेक, एसबीआई, पावर ग्रिड, इंडसन बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, एलटी, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज आदि शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया के शेयर में गिरावट रही।